नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रखा है। उस फर्स्ट पार्ट में मैं सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टडी करा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। कल एक वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किया था। उस वीडियो लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था वो था सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। उसके बाद हमने दो टाइप के सॉलिड स्टेट देखे थे। पहला सॉलिड स्टेट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट और अमरफोर्स सॉलिड स्टेट। फिर हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्टडी किया था। आज हम जितना भी अब आगे जितनी भी स्टडी करेंगे वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज बता दी सॉलिड स्टेट की। उसके बाद हमने अमरफोर्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच का डिफरेंस स्टडी कर लिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिनके पास डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। वो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कूलिंग कर्व जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व होता है इनके पास। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो डिसकंटिन्यूअस होगा वो उस ड्यूरेशन में ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगी। कूलिंग कर्व में जो डिसकंटिन्यूअस जो हो रहा है कर्व इस तरीके का, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं एनेंशोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनेंशोट्रॉपिक होते हैं। इतनी सारी चीजें हमने कल के वीडियो लेक्चर में स्टडी कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ाऊंगी। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की नेचर के आधार पे इनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने पार्ट में डिवाइड किया इनको? चार पार्ट में। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जिनसे ये मिलके बना हुआ होते हैं ये सॉलिड्स, उनके नेचर के आधार पे इनको चार पार्ट में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने पार्ट में? चार पार्ट में। कौन कौन से? पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर एक एक को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका फर्दर क्लासिफाइड किया गया नॉन पोलर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम ये इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को उनसे उनके उनके अंदर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पे इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कि इनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसके आधार पे इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहा जाता है, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहा जाता है और कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहा जाता है। ये हम एक एक करके अब इनकी स्टडी करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल और सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। जिस तरीके का उन मॉलिक्यूल्स के बीच इंटर अट्रैक्शन फोर्स जिस टाइप का होगा उनको उसी के नाम से जाना जाएगा। तो हमने जब आपने स्टडी किया होगा 11th क्लास में टाइप्स ऑफ फोर्स, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्टडी किए होंगे, लंदन फोर्स इंटरेक्शन से स्टडी किया होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड स्टडी किया होगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है वो 3 तरीके का अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस किसमें होगा, जिसमें पोल्स बनेंगे, मींस पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बनेंगे। लंदन फोर्स किसमें बनेगा, जिसमें पोल्स एब्सेंट होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें बनता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, हम इन 3 में ही बनाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। जब वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इस आधार पे हम इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा,
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे H2, सेम एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और दो मॉलिक्यूल्स H2 के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है वो नॉन पोलर फोर्स, नॉन पोलर इंटरेक्शंस क्रिएट होते हैं, या इसको लंदन फोर्स भी कहा जाता है। अपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये वही है। इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है, बहुत ही कम होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम होता है। आपने देखा होगा H2 तो गैस ही है रूम टेम्परेचर पे, मीन्स ये तो इनका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये क्या होंगे? लाइट और हीट दोनों के ही इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कोई चार्ज पार्टिकल्स है ही नहीं। चार्ज कैरियर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी शो करने के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज पार्टिकल्स। इनके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये सबके लिए ही है। ये कंबाइंड फॉर्म है कि मेल्टिंग पॉइंट तीनों का ही लो होता है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, जिसमें सबसे कम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होगा, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है लंदन फोर्स, वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। भाई वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो जितना कम इंटर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो सबसे कम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है। उसके बाद पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं? इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर होते हैं, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे? पोलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। पोलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा। इंटर अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटर अट्रैक्शन फोर्स होगा। हमें पता है कि इसके कंपैरिजन में ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। लंदन फोर्स के कंपैरिजन में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कंपैरिजन में पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, लेकिन फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। यहां तक क्लियर? ये भी लाइट के जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी जो है वो शो नहीं करते हैं, ये भी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड।
जैसे HF, HCl, ये जो सॉलिड होंगे H2O, क्या होंगे इनमें? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या होगा इनमें? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H2O की बात करें हम, ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो ये रिच स्पीसीज होता है इसलिए। और हाइड्रोजन कैसा होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, मीन्स आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ हाइड्रोजन के कारण हुआ, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कही गई। और ये जो सॉलिड्स बनते हैं जैसे आइस, आइस कौन से टाइप का सॉलिड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। यहां तक क्लियर? इसके भी मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो लो ही होते हैं। रूम टेम्परेचर पे आपने देखा होगा वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट रहता है। तो ये जो जितने भी हमने मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े हैं, सबका मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। जब हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं, किस किस का? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन किया जाता है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका, ऑर्डर बता रही हूं इन तीनों के कंपैरिजन में, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर वाले का, मैं इसका फर्स्ट से दिखा रही हूं, इसका सेकंड से और इसका थर्ड से। तो सबसे कम जब हम ऑर्डर लिखते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो फर्स्ट सबसे कम, फिर सेकंड वाले का, और सबसे ज्यादा जो है वो थर्ड वाले का मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीनों ही, या कहें कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ये यहां तक क्लियर? इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्रिस्टलाइन हमने सब में मॉलिक्यूल्स देखे थे, कोई पोलर मॉलिक्यूल्स था, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स था, किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो रही थी, लेकिन सबके सब में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता है, इसलिए ये जो है वो रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या गैसेस फॉर्म में होंगे, और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होता है। व्हाट? अब हम दूसरे टाइप का पढ़ते हैं, फिर इनके एक कंपैरिजन बताऊंगी। दूसरे टाइप का हमने दूसरे टाइप के स्टडी किया था आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या होगा? कैटायन और एनायन इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। दूसरा टाइप मैंने बताया था आयनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, आयनिक मीन्स आयन प्रेजेंट होंगे, तो इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे, कैटायन एंड एनायन। जब कैटायन और एनायन है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा।
इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, एक ही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होगा। तीसरा, ये सॉलिड कंडीशंस में तो इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं वो इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन मोल्ट स्टेट के अंदर, मोल्ट स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन, इन दोनों फॉर्म में ये क्या होंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टर होंगे। मोल्ट स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन स्टेट में, ध्यान रखना यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अगर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो कई बार क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख देगा, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होंगे? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं या नहीं होते हैं, मीन्स वहां पे देगा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इस तरीके के प्रॉपर्टीज देगा। वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और वहां पे इनको इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहोगे, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा Na प्लस और Cl माइनस, मीन्स इसमें तो चार्ज कैरियर है, इसमें तो चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर है तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होंगे। भाई हमें भी पता है कि चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में नहीं रहते। Na और Cl इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है बेटा, देखो आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए रहते हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होंगे। और आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे उसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रही हूं मैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स भी नहीं होंगे। तो क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर कैसे होते हैं? ये इंसुलेटर होते हैं। ये बात ध्यान रखना आप कि क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, जबकि मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। चौथी बात, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। NaCl कैसा होता है? घर में नमक देखते हो, सॉल्ट होता है, NaCl सॉल्ट है जो कि हम घर में नमक यूज करते हैं। रूम टेम्परेचर पे हमें कैसा मिलता है? सॉलिड स्टेट में। रूम टेम्परेचर में हमें कैसा मिलता है? सॉलिड स्टेट में, मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यहां तक क्लियर? आयनिक सॉलिड के बाद आयनिक सॉलिड के बाद हम पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड या मेटेलिक सॉलिड क्या होंगे? नाम से ही पता है हमें कि वो सॉलिड्स जिनमें क्या प्रेजेंट हो? मेटल्स प्रेजेंट हो। मेटल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट
जहां पे होता है वो क्या कहलाते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स कहलाते हैं। मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल्स। जैसे आयरन, ये इसके एग्जाम्पल है। आयरन कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो क्या होंगे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मेटल्स होंगे। और इनमें मेटल्स जो हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं कैटायंस की फॉर्म में, और उनके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स होते हैं। दूसरा, इनमें जो है वो मेटल्स कैटायन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, Fe+2 या Fe+3 इस फॉर्म में रहती है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बने हुए होते हैं। ये जो पॉजिटिव फॉर्म में रहते हैं इनको कैनल कहा जाता है। इनको पॉजिटिव मेटल्स को क्या कहा जाता है, कैनल कहा जाता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। दो कलर के पेन से बना के समझाती हूँ, देखो मैं आप लोगों को अरेंजमेंट इनका। देखो क्या होता है, क्या कहा कि इनमें मेटल्स कैटायन की फॉर्म में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से। मेटल्स को क्या बोला, जो पॉजिटिव आयन है उसको क्या कहा गया, मैं इस कलर से दिखा रही हूँ, इस पॉजिटिव आयन, इस पॉजिटिव आयंस को कहा गया केर्नल। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भाई दो इलेक्ट्रॉन यहां निकले, दो इलेक्ट्रॉन यहां निकले, दो इलेक्ट्रॉन यहां निकले, दो इलेक्ट्रॉन यहां निकले, इस तरीके से। तो इसमें पूरे में ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन मेटल्स के चारों ओर क्लाउड्स की फॉर्म में मूव करते रहते हैं। इन मेटल्स के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक क्लाउड की फॉर्म में मूव करते रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाता है। मेटल्स तो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में रहती है, और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि इससे दो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इसके चारों ओर दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, नहीं, पूरे मेटेलिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स फैले हुए रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री मूव करते हैं। कैसे मूव करेंगे, फ्री मूव करेंगे। जब ये फ्री मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ध्यान से सुनो, जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें क्या है, फ्री मूव कर रहे हैं, तो चार्ज कैरियर इनको मिल गया, चार्ज कैरियर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे। गुड कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। थर्ड पॉइंट, बॉन्ड कौन सा होगा इनमें, या जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कौन सा होगा, मेटेलिक अट्रैक्शन फोर्स या मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड होगा इनके बीच में। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं,
फोर्थ पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। और मेटल्स की तो और भी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी होती है, इलिस्ट्रेट प्रॉपर्टीज होती है। डक्टिलिटी से इनको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती है मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। मेटल्स की प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी है, वो सारी प्रॉपर्टीज भी इसी के अंदर आ जाएंगी। आपको तो जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉरी मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो आपको चीजें ध्यान रखनी है वो यही है कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मेटल्स हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है कि मेटल कैटायन की फॉर्म में सेंटर में होती है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। ये अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इन मेटल्स को कैनल, पॉजिटिव फॉर्म के जो कैटायन मेटल्स होते हैं उनको कैनल्स कहा जाता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स कहा जाता है, जो इनके चारों ओर फ्लो कर रहे हैं। जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में मूव करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो मेटेलिक बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। यहां तक क्लियर? लास्ट हमारा बचता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और भी ज्यादा हाई होता है। फोर्थ है कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोवलेंट एटम्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कोवलेंट सॉलिड एटम्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोवलेंट एटम्स होंगे। उन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे कार्बन के दो आइसोटॉप्स पढ़ते हो आप, ग्रेफाइट, डायमंड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो? ये सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कार्बन है, एक ही एटम है और वो एटम आपस में किससे बंधा हुआ है? कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। इनके थर्ड, ये जो बॉन्ड है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो आपने देखा होगा इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। इनमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, सिर्फ इसको छोड़ के। ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सभी कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड बैड कंडक्टर्स होते हैं। ध्यान से सुनो, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर्स होता है, लेकिन ग्रेफाइट के अलावा जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं। क्या हो गए? बैड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स।
या क्या है ये, इंसुलेटर्स हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स हैं। किसके अलावा, ग्रेफाइट के अलावा। ग्रेफाइट कैसा होता है, कंडक्टर्स होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो वो एक दूसरे पे फिसल जाती हैं, वहां पे इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर्स होती है। ये बाकी के सब हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये, हार्ड होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होगा वो सॉफ्ट होगा। क्या होगा, सॉफ्ट होगा। उसका रीजन यही है कि ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर्स है वो सीट लाइक स्ट्रक्चर है एक दूसरे पे फिसलने के लिए, इसलिए ग्रेफाइट को तो एज ए लुब्रिकेंट भी काम में लिया जाता है। बल्कि बाकी के सब कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। डायमंड को देखा, बहुत हार्ड होता है, इसको काटने के लिए मैं आसानी से नहीं टूटता है, ये इतना हार्ड होता है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अलग से ध्यान रखना है, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर्स भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, और इसको एज ए लुब्रिकेंट काम में लिया जाता है। बाकी ये सब के सब जो है वो कोवलेंट बॉन्ड वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये हार्ड होते हैं, इनको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पे। थोड़ा सा मैं इनको एक टेबल के फॉर्म में समझाने की कोशिश करती हूँ किसमें क्या क्या होता है। यहाँ मैं लिख रही हूँ टाइप्स, कौन से टाइप का है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कौन से टाइप में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉन्ड, कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें। फिर हम लिखेंगे कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की। फिर हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, जिससे हमें थोड़ा सा एक सेपरेशन ध्यान में हो जाएगा। एग्जाम्पल्स तो आप खुद देख लेना। मैं सबसे पहले लिख रही हूं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने ए पार्ट में पढ़ा था, मैं थोड़ा छोटा छोटा यूज कर रही हूं, बोर्ड छोटा हो जाएगा। ए पार्ट में हमने पढ़ा था नॉन पोलर, बी पार्ट में हमने पढ़ा था पोलर, और सी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ए पढ़ा था। नॉन पोलर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने क्या बताए थे आपको, मॉलिक्यूल्स या एटम्स। इनमें पोलर मॉलिक्यूल्स और इनमें वो मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स,
जो जिसमें किसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ। ध्यान रखना आपको ये बात। बॉन्ड यहां पे कौन सा, लंदन फोर्स, यहां डाइपोल डाइपोल, इंट्रैक्शंस आगे लगा लेना, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीनों की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो है वो क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं बैड कंडक्टर्स। मेल्टिंग पॉइंट इनका लो मेल्टिंग पॉइंट। तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, फिर पोलर का और नॉन पोलर का सबसे कम होता है। दूसरा हमने पढ़ा था आयनिक सॉलिड। constituent particles, ions, cation and anion, bond, ionic bond, conductivity, मोल्ट और एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर्स और सॉलिड बैड कंडक्टर्स। मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स किस फॉर्म में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स केर्नल और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। इनके बीच में कौन सा मेटेलिक बॉन्ड होता है, गुड कंडक्टर्स होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट। चौथा कोवलेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोवलेंट एटम्स जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। बैड कंडक्टर्स होते हैं ये ग्रेफाइट गुड कंडक्टर्स है। इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, वही ग्रेफाइट को छोड़ के। ये था आपका क्लासिफिकेशंस। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ नोट्स बनाइए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।